हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं उस्मा चैनल कराने जाना हूँ। व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट वगैरह हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होती है? तो उसका भार बढ़ जाएगा? नहीं। उसका ऊर्जा कम हो जाएगी? नहीं। उसकी चाल बढ़ जाएगी? क्या होती है? चाल बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु को गर्म करने पर उस अणुओं की संख्या क्या होती है? चाल बढ़ जाएगी। अणुओं का क्या हो जाएगा? चाल बढ़ जाता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का चाल बढ़ जाता है। वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का चाल बढ़ जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है? अणुओं का चाल बढ़ जाता है। वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है? अणुओं का चाल बढ़ जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का चाल क्या होता है? बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का चाल वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का चाल बढ़ जाती है। ठीक है, एक पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मात्र उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में तीव्रता बढ़ जाएगी। किसी बाह्य स्रोत की अनुपस्थिति में जब तरल का पिंड किसी गर्म सतह से संपर्क में आता है तो उसके अणु अलग अलग होकर फैल जाते हैं, जिससे तरल को पिंड का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु को गर्म करने पर अणुओं को क्या होती है? चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप यानी टेम्परेचर किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं का में औसत काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है। उसके अणुओं यानी उसके मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो उस पर उसका सूचक होता है। उसके मॉलिक्यूल्स के औसत गतिज ऊर्जा का होता है। अणुओं के औसत गति का होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। उनके औसत गति का होता है, अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गति का ऊर्जा का होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का होता है। किसी वस्तु का ताप यानी टेम्परेचर उस वस्तु की आंतरिक गति ऊर्जा यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सूचक होता है। ओके, आंतरिक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है। आंतरिक यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के अणुओं के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा जिसे U4 कहते हैं, यह अणुओं के आंतरिक पूर्णतः कंपन गति के कारण होती है। किसी नियतांक की आंतरिक ऊर्जा परम ज्ञान नहीं करके उसमें परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा। वस्तु का ताप यह सूचित करता है कि ऊष्मा का ताप संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा? जो कम टेम्परेचर होगा उधर की ओर प्रवाहित होने लगता है। उस वस्तु के अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होने लगेगी। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होने लगेगी, यानी उस वस्तु से यानी जिसमें ऊष्मा ज़्यादा रहेगा उससे ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगी कम ऊष्मा वाली वस्तु की ओर। ओके, यानी ये वस्तु इसका 1 है, इसका 5 है। इसका ऊष्मा टेम्परेचर अगर इसमें सटेगा, ये सट जाएगा तो इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा, यानी ऊष्मा भी ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, तो उस वस्तु का सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होने लगेगी। जो कम ताप की वस्तु होगा उधर ज़्यादा वाले वस्तु की ओर ज़्यादा वाला वस्तु से जो ऊर्जा होगी प्रवाहित होने लगेगी। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होने लगेगी ऊष्मा संपर्क करने पर। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? उसका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है या गतिज ऊर्जा बढ़ गई है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऊष्मीय ऊर्जा, ना कि स्थिति ऊष्मा बढ़ गई है बल्कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, यानी हीट एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है,
हीट एनर्जी बढ़ गई है, यानी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? हीट एनर्जी बढ़ गई है, हीट एनर्जी बढ़ गई, हीट एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है, हीट एनर्जी बढ़ गई, हीट एनर्जी बढ़ गई है, यानी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? हीट एनर्जी बढ़ गई है। ताप में किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? कि उस वस्तु का हीट एनर्जी बढ़ गई है। ओके, ऊष्मा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के रूपों की तरह ऊष्मा का ही प्रभाव होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है। इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। ओके, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, वस्तु की क्या हो गई? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई। वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है क्या? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, ठीक है, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की क्या होता है? चाल घट जाती है। उसके अणुओं का चाल क्या होता है? घट जाएगा। जब किसी वस्तु का ठंडा किया जाता है उसके अणुओं की संख्या, उसके अणुओं की चाल, अणुओं का चाल ना कि संख्या, अणुओं का चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होती है? घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब अणुओं का चाल क्या होता है? घट जाती है। ओके, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ओके, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। उसमें ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये किसने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने दिया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं के बीच समांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। यानी कम टेम्परेचर वाला जो हाई टेम्परेचर वाला जो रहेगा कम टेम्परेचर की ओर इसका हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ओके, यूनिट होता है जूल। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था। बाद में डेवी ने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। ओके, डेवी ने दो बर्फ को घिस कर पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो डेवी ने, ठीक है, डेवी ने। किसने पिघला दिया था? डेवी ने, डेवी ने। ओके, रदरफोर्ड ने कहा था कि ऊष्मा को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊष्मा को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसने बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था ऊष्मा को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी कार्य में बदला जा सकता है। ओके, ये रदरफोर्ड ने बताया था। जबकि दो बर्फ़ के टुकड़ों को घिस कर आपस में पिघला था किसने? डेवी ने। डेवी ने दो बर्फ़ को आपस में घिस कर किसने पिघला दिया था? डेवी ने। जूल तो यूनिट हो गया कार्य का। ओके, इस प्रकार एक सेल्सियस बराबर कितना होता है दोस्तों? F-32 × 5/9। ओके, ये सेल्सियस का फार्मूला होता है। ओके, याद रखिएगा सेल्सियस बराबर फार्मूला क्या होता है? F-32 × 5/9 होता है। तो दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में घिस कर किसने पिघला दिया था? तो डेवी ने। रदरफोर्ड ने कहा था कि ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। जब कभी कार्य ऊष्मा बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, कार्य या तो ऊष्मा बदल जाए या ऊष्मा कार्य में बदल जाए, ठीक है, तो किए गए कार्य या उत्पन्न जो ऊष्मान हुआ उसका अनुपात का कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है? तो इनमें से सभी होगा दोस्तों। देखिए 4.186 जूल प्रति कैलोरी होगा। 4.86 जूल प्रति कैलोरी। 4.86 जूल प्रति कैलोरी होगा। ओके, 4.186 जूल प्रति कैलोरी होगा, ठीक है, तो इनमें से सभी होगा।
सन 1850 में अंग्रेज भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्कॉट ने जूल ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें पहली बार देखा कि हीट यानी ऊष्मा मैकेनिकल कांस्टेंट का मान प्राप्त हुआ, जिसमें जूल का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, जो समय के लिए अति परिशुद्ध माना जाता है। बाद में अधिक जटिल विद्युत चुंबकीय प्रयोगों से भी अधिक परिशुद्ध मान प्राप्त किया गया। निम्न में से कौन सही है? तो W/Q - J होता है, W/Q - J होगा। निम्न में से कौन सा होगा? ये W/Q - J होगा। ठीक है। जब कुछ पानी पर लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र किस में होता है? हीट एनर्जी में होता है। मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण हीट एनर्जी में होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। जब कुछ पानी को लगातार मंथन किया जाता है, पानी को लगातार मंथन करते तब ताप बढ़ जाता है। पानी को लगातार मंथन करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी को लगातार मंथन करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी का लगातार मंथन करने से क्या होता है? पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जो पानी को लगातार मंथन से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पानी के लगातार मंथन से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है? किसके कारण? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट एनर्जी में होता है। मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण हीट एनर्जी में होता है। मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण किस में होता है? हीट एनर्जी में होता है। मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण हीट एनर्जी में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में एक आपका वाष्प इंजन है, ओके, इसमें पानी है, पानी ये उबल रहा है, ओके। उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ये उच्च हो जाता है? ये किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर जो हायर प्रेशर जो बनेगा, इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा उसके कारण होता है। तो बॉयलर के अंदर जो उच्च दाब होगा उसके कारण होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से और ऊंचा हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर प्रेशर के कारण अधिक होता है। प्रेशर के कारण पानी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? किस कारण से उच्च हो सकता है या किस कारण से उच्च होता है? ठीक है। किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण, बॉयलर के अंदर उच्च दाब हाई प्रेशर होने के कारण, बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है? बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है? जल का तापमान बढ़ जाता है। वाष्प इंजन में क्या होता है? जल का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर बनाता है, इसीलिए। बॉयलर एक बंद पात्र होता है जिसमें जल या कोई अन्य द्रव गर्म किया जाता है। इसमें गर्म करने यानी उबालने से उत्पन्न वाष्प को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था भी होती है, जिससे वाष्प को विभिन्न प्रक्रमों या गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि गर्म करने पर कम से कम ऊष्मा बर्बाद हो, यानी प्रेशर कम से कम बनाए, यह वाष्प का दाब भी सहन कर सके। इसमें उबलते हुए जल का तापमान उच्च दाब के कारण उच्च हो सकता है। ठीक है। किसके कारण उच्च होता है? तो हाई प्रेशर के कारण होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है। पृथ्वी के तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। पृथ्वी का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। पृथ्वी का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? हैंडपंप का पानी ठंडे के मौसम में यानी शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों होता है? तो पृथ्वी का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से उच्च हो जाता है। पृथ्वी के भीतर का टेम्परेचर जो होता है वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, इसलिए वह पृथ्वी का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, इसलिए वह जाड़े के मौसम में क्या होता है? पानी गर्म होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई कौन होगी? तापमान की इकाई केल्विन होती है। तापमान की एसआई यूनिट में केल्विन होगा, जिसे के से लिखते हैं।
ओके, ये 7 मूल कणों में से एक है। केल्विन पैमाना, उसमें गति तापमान पैमाना है जहाँ परिशुद्ध शून्य पूर्ण ऊर्जा सैद्धांतिक अनुपस्थिति है, जिसे शून्य केल्विन भी कहते हैं। सेल्सियस तापमान पैमाना, जबकि केल्विन एसआई दैनिक प्रयोगों में काम आती है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, किलो कैलोरी है, जूल भी है, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ओके, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। सेल्सियस का फार्मूला क्या होता है? F-32 × 5/9। ओके, सेल्सियस तापमान का पैमाना सेंटीग्रेड पैमाना भी होता है। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्यतः दबाव पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। विश्व भर के लिए मानक इकाई केल्विन है, जिसकी स्केल की इकाई सेल्सियस है। तापमान का ईसाई मात्रक कौन होता है? तापमान का ईसाई मात्रक कौन होता है आपका? केल्विन होता है। तापमान का ईसाई मात्रक कौन होता है? केल्विन होता है। तापमान का ईसाई मात्रक कौन होता है? ताप का ईसाई मात्रक केल्विन होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल। 4.2 × 10³ जूल होगा। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 किलो कैलोरी। ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल। 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 3 जूल होगा, ना कि केल्विन होगा, जूल। 4.2 × 10³ जूल होगा। 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा का मान 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? 4.2 × 10³ जूल होगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? 4.2 × 10³ जूल होगा। 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा का मान कितना होगा? 4.2 × 10³ जूल होगा। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है या मापन की मीटर पद्धति का अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी भी कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लेमेंट ने 1824 में क्या किया था? कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। ओके, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 1 कैलोरी बराबर 4.2 होता है जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 × 10³ जूल। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 4.2 जूल। 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होता है। जल प्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी गिर रहे जल का काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में बदल जाता है। गिर रहे जल का काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में बदल जाता है, यानी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, गिर रहे जल का काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में बदल जाता है। जल प्रपात का अधः स्थल पर जल यानी ऊपर की अपेक्षा जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होती है नीचे में। क्यों? तो गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा में ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, हीट में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी किस में बदलता है? हीट में बदल जाता है। काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाता है दोस्तों? हीट में। तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदलता है? जल प्रपात के नीचे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ऊपर वाले जल में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऊपर वाले एनर्जी में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब वह नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी का ज़्यादातर भाग गिरने पर पानी गर्मी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए नीचे जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस पर भी ऊँट गर्मी से राहत क्यों महसूस करता है? वो अपने शरीर को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है, इसलिए वह देखो गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में है। ठीक है, 46 डिग्री सेल्सियस है गर्मी में, तो ऊँट फिर भी राहत महसूस क्यों करता है? क्योंकि वह शरीर को 42 डिग्री सेल्सियस तक अपना बढ़ा सकता है। ठीक है, शरीर का अपना टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ऊँट जो है अपने शरीर का 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ऊँट जो है अपने शरीर का 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ओके, इसलिए आप देखते हो